यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेल का प्रीवियस पेपर का सेकंड भाग लेकर आया हूँ। फर्स्ट भाग मैंने करा दिया है, उसमें अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद मैंने सेकंड भाग शुरू किया है। आज हम मित्रों 50 तक क्वेश्चन करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे। इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलो मित्रों, आज का हम पहला क्वेश्चन का शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडिशन सेल का वैद्युतिक अपघट्य कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट एडिशन सेल। तो एडिशन सेल में पहले देख लेते हैं कि एडिशन सेल होता कौन सा है। तो एडिशन सेल को हम निकिल आयरन सेल को एडिशन सेल कहते हैं। क्या निकिल आयरन सेल को एडिशन सेल कहते हैं। और इसके अलावा इसका और नाम क्या है, तो इसको नाम हम क्या कहते हैं, सेकंड जो द्वितीयक सेल है उसका द्वितीयक सेल, सूचक सेल, द्वितीयक का सूचक सेल इसे कहते हैं। ये इसके नाम है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, यानी इसके अंदर हो जाएगा सी आंसर सही। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, दो अष्टभुजी तार का व्यास mm में कितना होता है। तो मित्रों, दो अष्टभुजी का mm में व्यास होता है 7.10 mm। ये तो हो गया इसका आंसर डी। लेकिन मित्रों, ये अलग अलग व्यास के जीव हैं, इनमें इनका क्या होता है, तो इनके लिए सभी के लिए एक लिस्ट आती है, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चलो, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और बता दीजिए मित्रों, अष्टभुजी का फुल फॉर्म क्या है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि प्रतिरोध की इकाई इंटरनेशनल ओम में परिभाषित कीजिए, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ओम की जो परिभाषा है वो क्या है, किसके संबंध में कही गई है। तो देख लीजिए, पहले पारे स्तंभ में, कार्बन के घन में, तांबे के घन में, एल्यूमिनियम के घन में। तो मित्रों, जो प्रतिरोध की इंटरनेशनल पद्धति है उसके अंदर क्या है कि जो पारे का जो 76 सेंटीमीटर लंबा है उसके हिसाब से इसे मापी गई है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या है कि गैलोनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे। गैलोनोमीटर को हम क्या बदलने, ए मीटर में बदलने। तो ए मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, ये हो सकता है सही। सेकंड देख लीजिए, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, ये भी नहीं हो सकता। समांतर क्रम में संधारित्र जोड़ते हैं, रॉन्ग है। इसके श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ते हैं, तो ये रॉन्ग है। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या जोड़ते हैं, तो इसको वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कांस्टेंट मिला किसके द्वारा मिलाया जाता है, यानी कांस्टेंट का जो मिश्र धातु उस किसके द्वारा बनाई जाती है, चांदी और टिन के द्वारा, तांबा टंगस्टन के द्वारा, टंगस्टन चांदी, या तांबा या निकिल। तो कांस्टेंट है वो क्या है, तांबा और निकिल के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर क्या 55% तांबा होता है और 45% क्या होता है, निकिल के द्वारा मिश्र धातु बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन का बॉक्स की हीटिंग एलिमेंट किस मिश्र धातु का बनाया जाता है। हीटिंग एलिमेंट किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम का बनाया जाता है। और नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, तो निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेव वाइंडिंग में यानी तरंग कुंडलन में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो जो वेव वाइंडिंग है उसके अंदर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये बाकी इसके रॉन्ग हो जाएंगे। क्या है कि वाइंडिंग दो प्रकार की जाती है, एक तो वेव वाइंडिंग और एक लेव वाइंडिंग। लेव वाइंडिंग में समांतर पथों की क्या संख्या कितनी होती है, लेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, पोलों की संख्या बराबर क्या होती है, समांतर पथों की संख्या होती है। और वेव वाइंडिंग में कितनी होती है, 2 होती है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे मित्रों, इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडलन में जो बेस प्लेट में उष्मक का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है। चलन के द्वारा किया जाता है, सेवन के द्वारा किया जाता है, विकिरण के द्वारा किया जाता है, आंशिक चलन और आंशिक सेवन के द्वारा किया जाता है। तो इसका आप आंसर दीजिए मेरे मित्रों। तो मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसके बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 228 आवृत्ति के लिए आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। 1/f करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/200 करेंगे। 1 में 200 का भाग लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा मेरे मित्रों 0.005 आ जाएगा। ये ऑप्शन जिसमें दिया है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। क्या है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार ऊपरी पथों में जो पंखे और सॉकेट प्रकाश का जो परिपथ है उसमें कितने पॉइंट होने चाहिए। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 800 वाट और 10 पॉइंट होना जरूरी है। ये तो होता है क्या, लाइटिंग परिपथ के लिए। और पावर के लिए क्या होता है, दो तो ऊपरी पथ में 2 पॉइंट होना चाहिए और 3000 वाट का लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रदीप्त यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब में लाइट के किस अवयव का उपयोग परिवर्तन यानी स्टार्टिंग के समय उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, ट्यूबलाइट तो वो आई, चौक, तंतु या संधारित्र। दोस्तों, इसके अंदर क्या आ जाएगा, चौक इसका आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक खुले परिपथ में 2 टर्मिनलों के बीच में विभवांतर मापा जाता है। इस विभवांतर को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, आवेश कहते हैं या शक्ति कहते हैं।
तो दोस्तों जो खुले परिपथ के अंदर सीधा ही मापा गया विद्युत वाहक क्या कहलाता है, ईएमएफ। तो सेल के द्वारा जो उत्पन्न ईएमएफ वही कहलाता है। टर्मिनल वोल्टेज पी, लोड लगाने के बाद जो वोल्टेज आता है उसे लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। संधारित्र किससे मिलकर बनता है, संधारित्र कैसे निर्माण किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन देख लीजिए, चालकों द्वारा पृथक किए गए दो इंसुलेटर, यानी दो चालकों द्वारा क्या पृथक किया इंसुलेटर, यानी दो चालकों द्वारा पृथक किया गया इंसुलेटर, इंसुलेटरों द्वारा पृथक किए गए दो चालक। क्या कि कैपेसिटर किसके द्वारा बनाया जाता है, कैपेसिटर बनाया जाता है क्या है कि कोई इंसुलेटर है उसके द्वारा दो चालकों को क्या कर दिया गया, पृथक करके बना दिया गया। इसमें जो ऑप्शन सही है वही देख लेते हैं, इंसुलेटर द्वारा पृथक दो चालक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम बी आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देख लीजिए। ट्रांसफार्मर में हमिंग दोष किसके कारण होता है? तो ट्रांसफार्मर में हमिंग दोष किसके कारण होता है? तो ट्रांसफार्मर लोड परिवर्तन से, ट्रांसफार्मर तेल के लिए, या चुंबकीय विरूपण के लिए, या यांत्रिक कंपन के लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो हमिंग दोष होता है, घूम घूम की जो आवाज़ करता है, उसको कारण क्या है, जो पत्ती है वो कंपन करती है क्योंकि चुंबकीय विरूपण के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है, यानी जो वैद्युतिक ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एकत्रित करता है? तो कौन सा है, रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है? तो इंडक्टर इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। और इसके बारे में एक और जानकारी दे देता हूँ आपको। कैपेसिटर क्या है, जो वैद्युतिक ऊर्जा को क्या स्थिर वैद्युतिक चुंबकीय क्षेत्र स्थिर वैद्युतिक के रूप में एकत्रित करता है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। स्थायी चुंबक चल कुंडली प्रकार का, यानी PMMC मापक यंत्र का जो पैमाना है वो कौन सा होता है? तो वह एक समान होता है, गैर एक समान होता है, निचली सीरों पर ऐंठा हुआ होता है, या बीच में भरा हुआ होता है? तो दोस्तों इसका पैमाना जो रैखिक प्रकार का होता है, सभी एक समान होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मापक यंत्र है जो निरपेक्ष प्रकार का मापक यंत्र कहलाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, या वाट घंटामीटर, या टेजेंट गैलोमीटर? तो जो निरपेक्ष मापक यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है वो कौन सा है दोस्तों? तो वह है टेजेंट गैलोमीटर। ये प्राथमिक श्रेणी की वोल्टमीटर, प्राथमिक श्रेणी के मीटरों को कहते हैं। जो KWH मीटर है ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये समाकलन यानी एकीकृत प्रकार के यंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो वोल्टमीटर और जो एमीटर है ये द्वितीयक प्रकार के मापक यंत्रों के अंदर क्या है, जो संकेतक प्रकार के मापक यंत्रों के अंदर ये आते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सल्जिंग मुख्यतः किस वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? तेल में मौजूदा नमी के कारण, टैंक के मौजूदा धूलकणों के कारण, तेल के ऑक्सीकरण के कारण, और तेल के वाष्पीकरण के कारण। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा तेल का ऑक्सीकरण के कारण होता है ट्रांसफार्मर में सल्जिंग। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर क्या है, कितना कूलाम आवेश प्रभावित होगा? तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। I इसमें एम्पियर कितनी है, 10 एम्पियर। टी समय इसमें सेकंड में नहीं दिया गया, इसमें सेकंड में लिया जाएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो GLS लैंप किस आधार पर, यानी जनरल लाइटिंग सर्विस किस लैंप आधार पर कार्य करते हैं? तापन प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, स्थिर वैद्युतिक प्रभाव पर, या चुंबकीय प्रभाव? तो जो GLS लैंप है ये क्या है, तापन प्रभाव पर कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कोस सेल प्रारूप की ट्रांसफार्मर कोर कितने लिंब होते हैं, यानी उसके अंदर कितने चुंबकीय क्षेत्र होते हैं? तो 5 चुंबकीय क्षेत्र, 4, 3, या 2 चुंबकीय क्षेत्र। तो जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर है इसके अंदर के 2 चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर के 1 चुंबकीय क्षेत्र होता है। और बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में अनेकों चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्मित होता है। चुंबकीय क्षेत्रों की मान जितना ज़्यादा होगा चुंबकीय लीकेज का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। और एक और बता देते हैं जानकारी, जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसमें क्या है, E और I प्रकार की स्टैंपिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्लिपोमीटर का दूसरा नाम क्या है? मेगर कहते हैं, एनर्जी मीटर कहते हैं, या टेकोमीटर, या टोंग टेस्ट? तो जो क्लिपोमीटर है उसे टोंग टेस्ट कहते हैं। ये क्लिपोमीटर यूज कहाँ पर किया जाता है? तो चालू लाइन के अंदर विद्युत धारा नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लिपोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसे स्पिल्ट कोलमीटर भी कहते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्ध्रुव यानी इंटरपोल का यूज का क्या कार्य है? मोटर की गति को बढ़ाना, प्रतिकार ईएमएफ को घटाना, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना, आर्मेचर में डीसी परिवर्तित करना। तो दोस्तों इसका अंतर्ध्रुव इंटरपोल का कार्य क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग हो रही है उसको मान को कम करने के लिए यूज किया जाता है। प्रतिकारी ईएमएफ यानी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कम्यूटेशन को कम करने के लिए। हम किसका करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रतिकारी ईएमएफ को लपेटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
डीसी में ब्रश किसके बने होते हैं? तो डीसी मशीन में ब्रश बने होते हैं कार्बन के। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कार्बन का एक तो जो है जो गुणांक है वो नेगेटिव होता है, यानी जैसे जैसे इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा इसमें धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी इसका जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ जाएगा प्रतिरोध का मान इसका घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में इंसुलेटर में अनुसूचित विसरण कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 16 प्रति किलोवाट या 18 प्रति किलोवाट या 20 प्रति किलोवाट या क्या है 25 की प्रति किलोवाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अल्टरनेटर की रेंटिंग किस में व्यक्त की जाती है? अल्टरनेटर की रेंटिंग किस में की जाती है? बीएचपी में, एचवी में या जेएच में या केवीए के अंदर? तो दोस्तों अल्टरनेटर की रेंटिंग है वो क्या है? केवीए के अंदर व्यक्त की जाती है। और बीएचपी और एचपी के अंदर किसकी रेंटिंग की जाती है? तो वो की जाती है मोटरों की रेंटिंग एचपी और बीएचपी के अंदर व्यक्त की जाती है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इंडक्शन मोटर में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर किसकी तरह कार्य करता है? ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह। एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग को खुला रखा गया, एक वाइंडिंग जिस ट्रांसफार्मर द्वितीयक वाइंडिंग को लघुपथ किया गया, या एक 3 फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, अर्थात जो इंडक्शन मोटर है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लोगों की सुरक्षा के लिए खंभे के तार जुड़े निचले हिस्से में विद्युत रोधन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर कौन सा इंसुलेटर प्रयोग है? पिन टाइप या सस्पेंशन टाइप या स्ट्रेट टायर या सेकल प्रकार का इंसुलेटर? तो दोस्तों पिन टाइप का इंसुलेटर तो 11 किलोवाट की लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर के एचटी और ईएचटी लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। एग एंड स्टे तार इंसुलेटर, ये कौन सा इंसुलेटर होता है? तो ये क्या है? हम किसी तार में खिंचाव के लिए प्रयोग करते हैं। सेकल इंसुलेटर का उपयोग अंतिम खंभे पर यूज किया जाता है, या कहीं पर हम लाइन को समकोण पर मोड़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका एक्यूरेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। डीसी मशीनों के अंदर क्या डमी कॉइल नकली कुंडली का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी मशीनों में नकली कुंडली का प्रयोग किया जाता है आर्मेचर को संतुलित करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एकल फेज एनर्जी मीटर में विसर्पण त्रुटि है उसको कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? विसर्पण त्रुटि यानी बिना लोड के ही चलता रहना विसर्पण त्रुटि कहलाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे? जो संट चुंबक के जो बाहरी लिंब है उस पर क्या कर, ये भी इसका आंसर क्या है? जो कि कुंडली की जो स्थायी चुंबक है उसमें यूज़ करें, उसके अंदर क्या स्पिंडल के सामने की तरफ डिस्क लगी हुई है ना, उसके अंदर क्या कर देंगे? हम छिद्र कर देंगे। छिद्र करने से क्या है? इसमें जो के बल रेखा है वो आकर जो एडी करंट है वो रुक जाएगी और उससे यहाँ पर क्या विसर्पण त्रुटि कम की जा सकती है। चलो दोस्तों आज का ये 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो दोस्तों चलता हूँ, ओके बाय।